बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है। बुक के मुताबिक चलते हैं हम। ज़रा बुक खोल लें अपनी, और बुक के पेज नंबर 62 पे हम अभी आ चुके हैं। ऊपर सेल्फ असेसमेंट लिखा हुआ है। सेल्फ असेसमेंट आपको पता है, हम एंड में करते हैं सारे के सारे एक साथ। अब जो हमारे पास टॉपिक है उनके नाम सुन लीजिए आप। नेचुरल प्रोडक्ट्स ये टॉपिक है जो देखने जा रहे हैं हम। पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस ये टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। पेज टर्न करें। प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये हम देखने जा रहे हैं। उसके बाद पेज नंबर 64 पे देखें आप, कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये देखने जा रहे हैं। और इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोक, कोल तार, कोल गैसेस, अमोनिया लिक्वर ये हम देखने जा रहे हैं। पेज नंबर 65 पे फिर आ जाएं। फिर रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम जो है ये हम देखने जा रहे हैं। ये टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। अब देखते हैं कितनी जान है, कितने करवा सकता हूँ। कोशिश तो यही है कि सारे हो जाएं, ठीक है भाई। तो पहले ही मैंने आपको टॉपिक बता दिए। इसके बाद जो रह जाएंगे वो भी आप देख लें पेज। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसमें कैटिनेशन है, नॉन आयोनिक नेचर है, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो अगले पेज तक जा रहे हैं ये होंगे। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसके बाद फिर आएगा। फिर एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन बकी बॉल्स आ जाएगा। फिर फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज़ जो है वो आ जाएगा, और आपका ये चैप्टर तमाम हो जाएगा। फिर सेल्फ असेसमेंट करेंगे, फिर एमसीक्यूज़ करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। फिर जाएंगे हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ, ठीक है भाई। चलें शुरू करते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब ये नेचुरल प्रोडक्ट्स को समझने से पहले ये प्रोडक्ट्स को देख लें। ये प्रोडक्ट वर्ड का क्या मतलब होता है? मैथमेटिक्स की ज़बान में प्रोडक्ट का मतलब होता है द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 2 6 12, ये 12 जो आया है ये मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट है, इसलिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है। एक और प्रोडक्ट का मतलब जो केमिस्ट्री की दुनिया में होता है वो होता है पैदावार। कौन सी चीज़ बनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आप रिएक्ट कराएंगे तो उसके नतीजे में ये पानी बनता है, ये है प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात आपको? अब जितनी लिविंग बॉडीज़ हैं, जो बायो के बच्चे हैं वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितनी लिविंग थिंग्स हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया है 5 किंगडम्स के अंदर, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज़म्स की। 2 किस्म के ऑर्गेनिज़म्स, एक वो जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आते हैं, दूसरे वो जो कि आपको माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। ये आसान सी दर्जाबंदी है। 2 किस्म के ऑर्गेनिज़म्स पूरी कायनात में, पूरी ज़मीन पर 2 किस्म के ऑर्गेनिज़म्स, यानी कि जानदार लिविंग थिंग्स। एक वो जो आपको अपनी आँख से नज़र आते हैं, दूसरे वो जो आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते, आपको माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र आते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। समझ में आ गई बात? अब ये 2 कैटेगरी हो गई सिंपल सी। अब वो 5 किंगडम जो है उनको साइड में रख देते हैं। किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, ये 2। अब एक वो क्लास जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो आपको अपनी आँख से नज़र आते हैं, उसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, फंजाई भी आ जाती है, ठीक है। 3 कैटेगरी हो गई। उसके बाद एलजी जो है वो भी आ जाती है। बस ये वो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो आपको अपनी आँख से नज़र आते हैं। एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, फंजाई भी, एलजी भी। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आती, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। इसमें बैक्टीरिया है, वायरस है। फंजाई की एक कैटेगरी जो कि माइक्रोस्कोपिक है वो भी इस कैटेगरी में आ जाती है। एलजी की एक कैटेगरी जो कि माइक्रोस्कोपिक है वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाती है। मतलब एलजी और फंजाई 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए हमने। एक वो फंजाई और एलजी जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आ जाते हैं, दूसरे वो एलजी और फंजाई जो कि आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोपिक हैं। समझ में आ गई बात? ये सब मैंने बताने का मकसद क्या है? असल में ये प्रोडक्ट वर्ड से जो मैंने मतलब लिया था ना, आप इससे ज़रा समझिएगा।
एक मतलब मैंने प्रोडक्ट का आपको क्या बताया था, द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स की ज़बान में। दूसरा मतलब मैंने आपको प्रोडक्ट का ये बताया केमिस्ट्री की ज़बान में जो ये बनता है। तीसरा प्रोडक्ट का एक और मतलब है हमारी आम जिंदगी के अंदर जो फैक्ट्री के अंदर चीज़ बन रही होती है, फैक्ट्री के अंदर चीज़ बन रही होती है उसको भी प्रोडक्ट कहते हैं। ये मार्कर भी एक प्रोडक्ट है, फैक्ट्री में तैयार हुई है। तो ये तीन मतलब हो गए प्रोडक्ट के, रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलती है केमिस्ट्री में, और फैक्ट्री के अंदर जो चीज़ तैयार होती है। इतनी तमहीद बांधने का मतलब ये है कि आप अपने जहन को ज़रा खोल लीजिए। जो लिविंग थिंग्स मैंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं वो सब के सब पता है क्या हैं? वो सारे लिविंग थिंग्स जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आते हैं और वो सारे लिविंग थिंग्स जो कि आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते, सब के सब फैक्ट्रीज़ हैं। है ना हैरत अंगेज़ बात? जी बिल्कुल, सारे एनिमल्स जो हैं वो फैक्ट्रीज़ हैं, सारे प्लांट्स जो हैं वो फैक्ट्रीज़ हैं, सारे फंजाई जो है वो फैक्ट्रीज़ हैं, सारे एल्गी जो है वो फैक्ट्रीज़ हैं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो फैक्ट्रीज़ हैं। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी जो माइक्रोस्कोपिक है, सब के सब क्या हैं? फैक्ट्रीज़ हैं। अगर फैक्ट्रीज़ हैं तो प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार हो रही होंगी, फिर ऐसी बात है ना? बिल्कुल हो रही हैं। फैक्ट्रीज़ का नाम दे दिया है ना। तो जितनी लिविंग थिंग्स हैं अगर आप उनको फैक्ट्रीज़ कंसीडर करें तो गलत बात नहीं होगी। और अगर फैक्ट्रीज़ कंसीडर कर रहे हैं, मैं भी एक फैक्ट्री हूँ भाई, मेरी बॉडी के अंदर भी जो है वो प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं बहुत सारी। तो वो सारी प्रोडक्ट्स जो कि लिविंग बॉडीज़ के अंदर तैयार होती हैं, लिविंग बॉडीज़ के इनसाइड लिविंग बॉडीज़, जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर तैयार होती हैं, एंड वी ऑब्टेन देम, उन लिविंग थिंग्स से हम उन्हें हासिल करते हैं। इनसाइड लिविंग बॉडीज़, जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर तैयार हो रही हैं वो सारी चीज़ें, सारे प्रोडक्ट्स, एंड वी ऑब्टेन देम, और हम उन प्रोडक्ट्स को हासिल करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ हासिल करने वाले हैं। आज भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें दरख्तों से हासिल होती हैं ना, आज भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जानवरों से हासिल होती हैं, फंजाई से हासिल होती हैं, एल्गी से हासिल होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हासिल होती हैं। हम बनाते नहीं हैं, उनके जिस्म में वो प्रोडक्ट्स खुद बन रही होती हैं, हम सिर्फ वहाँ से हासिल करते हैं। ऐसी सारी चीज़ें जो कि नेचुरली बन रही हों लिविंग बॉडीज़ के अंदर, ऐसी सारी चीज़ें जो कि नेचुरली बन रही हों लिविंग बॉडीज़ के अंदर, उनको हम कहते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स, कुदरती पैदावार, नेचुरल प्रोडक्ट। समझ में आ गई भाई बात? ठीक है, अब ये नेचुरल प्रोडक्ट्स का मैंने आपको बता दिया। वेयर प्रोड्यूस्ड, अब यहाँ पर कोई आपसे पूछे कि भाई ये नेचुरल प्रोडक्ट्स वेयर प्रोड्यूस्ड, ये कहाँ पैदा होती हैं, तो आप बोलेंगे इनसाइड लिविंग बॉडीज़ के अंदर। हाउ प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये भी नोट कर लीजिए, कैसे प्रोड्यूस होती हैं एग्जैक्टली? केमिकल रिएक्शन के बगैर तो प्रोडक्ट्स नहीं पैदा होती ना। तो एग्जैक्टली हाउ प्रोड्यूस, जब हम हाउ की बात करें, आपसे कोई पूछे कि भाई ये कैसे पैदा हो रही हैं, तो आप बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए। और लिविंग बॉडीज़ के अंदर, ठीक है, लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो है जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम एक ख़ास नाम देते हैं मेटाबॉलिज़म का। नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो वेयर प्रोड्यूस्ड, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स का पहला सवाल। वेयर प्रोड्यूस्ड, ये कहाँ पैदा हो रही हैं? इनसाइड लिविंग बॉडीज़। हाउ प्रोड्यूस्ड, ये कैसे पैदा हो रही हैं? बाय मेटाबॉलिज़म के ज़रिए ये पैदा हो रही हैं। हाउ टू ऑब्टेन, तीसरा सवाल, हाउ टू ऑब्टेन, हम इनको हासिल कैसे करें? हाउ टू ऑब्टेन, हम इनको कैसे हासिल करें? ये कुछ मेथड्स हैं, नोट कर लीजिए। डिस्टिलेशन, ये भी एक मेथड है। डिस्टिलेशन, ये भी एक क्या है? मेथड है। इसकी मदद से आप हासिल कर सकते हैं उन नेचुरल प्रोडक्ट्स को। फर्मेंटेशन, ये भी एक मेथड है, इसके ज़रिए भी आप हासिल कर सकते हैं उन नेचुरल प्रोडक्ट्स को। और तीसरा भी है प्यूरिफिकेशन एटसेट्रा, और भी मेथड हैं, ठीक है, और भी मेथड हैं, अभी 3 सिर्फ आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये कहाँ पैदा हो रही हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स?
इनसाइड लिविंग बॉडीज़, लिविंग बॉडीज़ के अंदर पैदा हो रही हैं। अब कोल कोई पूछता है आपसे क्या है भाई, पेट्रोल क्या है, गैस क्या है, क्या ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं? नहीं भाई, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ये डेड बॉडीज़ से हासिल हो रही हैं। जी, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा ना, डेड बॉडीज़ जो किसी ज़माने में फना हो चुके बड़े बड़े जानवर और पौधे दरख्त मर चुके, डेड बॉडीज़ से हमें हासिल होता है कोल, पेट्रोलियम, गैस। तो उनको नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं कहेंगे आप, ठीक है। मैं लिविंग बॉडीज़ की बात कर रहा हूँ, जानदार जो लिविंग थिंग्स हैं हमारी दुनिया में जो मौजूद हैं, ठीक है भाई। तो उनकी इनसाइड लिविंग बॉडीज़ ये पैदा हो रही हैं। कैसे पैदा हो रही हैं? मेटाबॉलिज्म की वजह से पैदा हो रही हैं, जो कि उनकी बॉडीज़ में हो रहा है। हाउ टू ऑब्टेन, कैसे हासिल कर सकते हैं? इन मेथड्स के ज़रिए, मिसाल के तौर पर डिस्टिलेशन एक मेथड है, फर्मेंटेशन है, प्यूरिफिकेशन है, एट्सेट्रा, ठीक है भाई। नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात हो गई। फिर इनके अगर आपसे नेचुरल प्रोडक्ट्स के यूजेस आपसे पूछ लिए जाएँ कि यूजेस भी बता दीजिए भाई, कि दुनिया में हम इन नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ जो है वो कहाँ कहाँ कर रहे हैं, इनके यूजेस क्या क्या हैं, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। मेडिसन, दवा के तौर पे इनको यूज़ किया जा रहा है। कॉस्मेटिक्स बनाने में इन नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है ग़िज़ाइयत, ग़िज़ा आपको पता है, ग़िज़ा और ख़ुराक में फ़र्क होता है। फूड में और न्यूट्रिशन में फ़र्क होता है। फूड वो होता है जो आप खाते हैं, न्यूट्रिशन वो होता है जो खाने के नतीजे में आपको मिलता है। समझ में आ रही है बात? फूड वो होता है जो आप खाते हैं और न्यूट्रिशन वो होता है जो फूड खाने के नतीजे में आपको मिलता है, उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इनसे नेचुरल प्रोडक्ट्स ऐसी भी हैं जिनको हम खाने में, खाने वाली चीज़ों में उनको शामिल करते हैं, जिससे हमें ग़िज़ाइयत मिलती है, ठीक है भाई। एग्जाम्पल्स इसकी कौन कौन सी हैं, एग्जाम्पल्स भी नोट कर लीजिए। मैंने पहले भी ये बात बताई थी, जो बच्चे जिनको लेक्चर नोट करने की हैबिट है ना जिन बच्चों को, वो मेरी तरफ से पहली मुबारकबाद कबूल कर लें कि इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे। वो बच्चे इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, नीट का एग्ज़ाम देंगे, मेंस का देंगे, जी का देंगे, एमडी कैट का देंगे, ई कैट का देंगे, कामयाब हो जाएंगे अगर आपके अंदर एक हैबिट है लेक्चर को नोट करने की, ठीक है। तो नोट कीजिए। एग्जाम्पल्स इसकी, ग्लूकोज जो है ये नेचुरल प्रोडक्ट है। सेल्यूलोज जो है ये नेचुरल प्रोडक्ट है। इंसुलिन ये नेचुरल प्रोडक्ट है। कोलेस्ट्रॉल ये नेचुरल प्रोडक्ट है। कैफ़ीन ये नेचुरल प्रोडक्ट है। कैफ़ीन ये नेचुरल प्रोडक्ट है। निकोटीन ये नेचुरल प्रोडक्ट है। मेंथोल, पेपरमिंट एटसेट्रा, लाखों करोड़ों हैं भाई नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस एक एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा। अगर वो एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई ना, तो आप पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, ठीक है। पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस, ये हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। आप घर में कस्टर्ड बनाना चाहते हैं, इसको भूल जाइए, अभी जो मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको समझा दूँ पहले। आप घर में कस्टर्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, कस्टर्ड बनाना चाहते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए कस्टर्ड पाउडर जो है वो आपके पास है। बहरहाल दो चीज़ों का मैं हवाला दे देता हूँ यहाँ पर। आपको केक भी चाहिए इसके लिए, आपको फ्रूट्स भी जो है वो चाहिए इसके लिए, ठीक है, और आपको शुगर भी चाहिए इसके लिए, शुगर भी चाहिए इसके लिए, और भी चीज़ें चाहिए लेकिन इनको ले लेते हैं। तो ये कस्टर्ड बनाने के लिए फिर जो है वो
आप क्या करेंगे, बाज़ार से केक लेके आएंगे, बाज़ार से फ्रूट लेके आएंगे, बाज़ार से शुगर लेके आएंगे। सपोज़ करते हैं 3 ही चीज़ों से आपने कस्टर्ड बनाना है। आपने इनको मिला लिया और उसके नतीजे में आपने क्या बना लिया, कस्टर्ड बना लिया। कोई मुश्किल बात तो नहीं है, बड़ी आसान बात है। ठीक है, कस्टर्ड आपने बना लिया। अगर सपोज़ करें कि बाज़ार में केक नहीं मिलता, सपोज़ करें बाज़ार में फ्रूट्स नहीं मिलते, सपोज़ करें बाज़ार में शुगर नहीं मिलती, अब क्या करेंगे? कस्टर्ड अब भी आपको बनाना है, कस्टर्ड अब भी आपको बनाना है। अब केक नहीं है, अब क्या करेंगे? अब आप उन चीज़ों की तरफ जाएंगे जिनको मिला के आप केक बनाएंगे। ठीक है, आप मैदा लेके आएंगे, सूजी लेके आएंगे, मक्खन, घी, पता नहीं क्या कुछ चीज़ें लेके आएंगे आप बाज़ार से। फिर आप क्या बनाएंगे, केक बनाएंगे। फ्रूट्स के लिए आप बागात लगाएंगे, बागात लगाएंगे, बीज डालेंगे, वैरायटी के आपने बीज डाले, वो बीज से फिर पौधे निकले, पौधे बड़े हो गए, उनसे फल निकले, वो फ्रूट फिर आप लेके आए। ठीक है, शुगर, चीनी के लिए क्या करेंगे, फसल लगाएंगे गन्ने की, गन्ने की फसल लगाएंगे, शुगर कैन, वो लगाई आपने, वो फसल बड़ी हुई, फिर आपने गन्ना काटा, गन्ना काट के फैक्ट्री में जाके वो गन्ना जो है उससे उसका रस निकाला, उसका रस निकाल के आपने उससे शुगर बनाई। और जब ये सारी चीज़ें आपने बना ली, अब आप क्या बना रहे हैं, अब आप कस्टर्ड बना रहे हैं। सोचने की बात है। अगर ऐसे आप बोलेंगे सर अगर ऐसे कस्टर्ड हमने बनाना है तो फिर हमारी तौबा, हमें नहीं चाहिए कस्टर्ड, भाई यही बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर हमारी तौबा, ये वाला कस्टर्ड नहीं चाहिए भाई, ये वाला कस्टर्ड नहीं चाहिए, ये वाला कस्टर्ड सही है। ये तो आधे घंटे का गेम है, बाज़ार से केक ले आए, फ्रूट्स ले आए, शुगर ले आए, कस्टर्ड बना दिया। ये तो इतनी बताने में इतना टाइम लग गया कि इसके लिए केक बाज़ार से नहीं मिल रहा तो केक बनाओ, उसके लिए सारे आइटम लाओ, फिर केक बनाओ, फ्रूट के लिए बागात लगाओ, फिर वो बड़े होंगे, वो साल अरसा दराज गुजर गया, फिर आपने फ्रूट्स लिए, फिर शुगर के लिए आपने अलग फसल लगाई गन्ने की, उसका जूस निकाला, उससे शुगर बनाई, फिर इनको मिलाया, तब जाके आपने क्या, कस्टर्ड बनाया। तो हम ऐसा तो नहीं बना सकते भाई। बात समझ में आ रही? दोनों तरह से आप बना सकते हैं। ये जो पार्शियल सिंथेसिस है ना, पार्शियल सिंथेसिस, सिंथेसिस वर्ड का मतलब है वो चीज़ जो कि आर्टिफिशियल मेड हो, आर्टिफिशियल मेड हो जी, नेचुरल मेड नहीं हो, आर्टिफिशियल मेड हो, यानी कि आपने लेबॉर्ट्री में बनानी है उसको। सिंथेसिस का मतलब ही देखें, मेक जो है, मेक का मतलब भी बनाना होता है, प्रिपेयर का मतलब भी बनाना होता है, सिंथेसिस का मतलब भी बनाना होता है। तो यहाँ पर मेक का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, प्रिपेयर का मतलब वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पर सिंथेसिस का वर्ड इस्तेमाल किया गया। सिंथेसिस वो तैयारी जो कि मैन मेड हो, आर्टिफिशियल मेड हो, यानी कि मैन मेड हो, मैन मेड हो। अब ये वर्ड अपोजिट हो गया, मैन मेड। जो इंसान बना रहे हैं लैब में, जो इंसान बना रहे हैं लैब में, वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होती हैं, और जो कुदरती तौर पर लिविंग बॉडीज़ के अंदर बन रही हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं। प्रोडक्ट्स दो तरह की हो गई, एक वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंसान बना रहे हैं लेबॉर्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, और दूसरी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि कहाँ बन रही हैं, लिविंग बॉडीज़ के अंदर बन रही हैं। इन दो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पर पार्शियल सिंथेसिस बोला गया है तो इसका मतलब ये जो भी चीज़ तैयार हो रही है ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। तो पार्शियल सिंथेसिस का मतलब भी मैन मेड कोई चीज़ है, और टोटल सिंथेसिस का मतलब भी मैन मेड कोई चीज़ है, नेचुरल नहीं है। अब यहाँ पर ये जो पार्शियल सिंथेसिस है, अब पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, जो कि मुकम्मल ना हो। ठीक है, तो पार्शियल सिंथेसिस के अंदर जो आर्टिफिशियल चीज़ इंसान बना रहे हैं, लैब में बना रहे हैं, ठीक है,
उसको बनाने के लिए वो क्या करेंगे, पहले से जो है वो रेडीमेड सिंपल मॉलिक्यूल्स लेंगे, रेडीमेड सिंपल मॉलिक्यूल्स लेंगे और उससे क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब होता है पेचीदा, मुश्किल, उलझा हुआ। क्या मतलब है कॉम्प्लेक्स का, पेचीदा, मुश्किल, उलझा हुआ, बहुत बड़ा, ठीक है। और सिंपल जो है ये इसका अपोजिट है। सिंपल का मतलब होता है सादा, सिंपल 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 सादा, जिसमें कोई पेचीदगी ना हो, जो कोई मुश्किल ना हो। अब ये जो चीज़ हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो यकीनन बड़ी भी होगी, तभी तो उलझी हुई भी है। तो ये दो कैटेगरीज हमारे पास मॉलिक्यूल्स की हो गई। ये मॉलिक्यूल जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, उलझे हुए हैं, मुश्किल हैं, और दूसरे मॉलिक्यूल हमारे पास ये हो गए। दो कैटेगरीज हो गई मॉलिक्यूल की, ये और ये वाली। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये बनते इन्हीं मॉलिक्यूल्स से हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स से, छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलने के बाद। समझ आ रही है बात आपको? तो ये मॉलिक्यूल्स पहले से रेडीमेड हैं, बने हुए हैं। आप लेबॉर्ट्री में क्या कर रहे हैं, आप लेबॉर्ट्री में वही काम कर रहे हैं जो ये कस्टर्ड बनाते हुए आपने किया था। आप केक बाज़ार से ले आए थे, फ्रूट्स बाज़ार से ले आए थे, शुगर बाज़ार से ले आए थे, इनको मिलाया था और आपने कस्टर्ड बना लिया था। इसी तरह अब आप क्या बनाने जा रहे हैं लेबॉर्ट्री में, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं। ऑलरेडी जो है वो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, बने हुए हैं। आपने इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को लेना है, मिलाना है और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देना है। तो ये जो तैयारी आपने की है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की, इसको हम कहते हैं पार्शियल सिंथेसिस। अब इसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये क्या है, पार्शियल सिंथेसिस, जिसमें आपको जो काम करना पड़ा है वो कंप्लीट नहीं करना पड़ा, कंप्लीट नहीं करना पड़ा, आपको पूरा काम नहीं करना पड़ा, आपको शॉर्टकट में बना बनाया काम मिल गया। आपको ये सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाने नहीं पड़े लैब में, कि पहले जो है ये सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाए हैं आप, ठीक है, और जब ये सिंपल मॉलिक्यूल्स बन जाएं तो इनको मिलाएं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएं। आपको ये सिंपल मॉलिक्यूल्स रेडीमेड मिल गए, बने बनाए मिल गए, आपने सिर्फ इनको मिला लिया और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दिया, आपका आधा काम हो गया। तो ये जो तैयारी आपने की है, ये कौन क्या इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पार्शियल सिंथेसिस। क्या कहेंगे, पार्शियल सिंथेसिस। अब सपोज करते हैं कि आप लेबॉर्ट्री में बैठे हुए हैं, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है ये आपको Z जो है वो बनाना है। आप लेबॉर्ट्री में चेक करते हैं भाई इसको बनाने के लिए, Z को बनाने के लिए सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं ABCDE क्या पड़े हुए हैं, नहीं पड़े हुए। तो आपको पता लगता है भाई सिंपल मॉलिक्यूल तो लैब में है ही नहीं। अब सिंपल मॉलिक्यूल जब लैब में नहीं है तो आप बोल रहे हैं यार ये तो बड़ा मसला हो गया, बॉस को जवाब भी देना है कि भाई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया है नहीं बनाया, लेकिन सिंपल मॉलिक्यूल्स तो अब हैं ही नहीं। अब क्या करें, अब आपको क्या करना पड़ेगा, डबल मेहनत होगी आपकी, डबल मेहनत होगी। अब आपको ये सिंपल मॉलिक्यूल्स पहले बनाने पड़ेंगे, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स आपको पहले अब बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपने जब कस्टर्ड बनाने के लिए केक, फ्रूट और शुगर देखा तो बाज़ार से नहीं मिला, कस्टर्ड बनाना था तो आपकी मजबूरी थी। केक बनाने के लिए आपने कितनी सारी चीज़ें इकट्ठी की, फ्रूट्स के लिए आपने कितने जतन किए और शुगर के लिए आपने कितने जतन किए। जब ये सब कुछ हो गया तब इनको मिलाया आपने और आपने कस्टर्ड बनाया, क्योंकि आपकी मजबूरी थी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो आपको बनाना है, सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं है, अब सिंपल मॉलिक्यूल्स नहीं है, अब आपकी मजबूरी है। अब आपको पहले इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को बनाना पड़ेगा और जब ये बन जाएंगे फिर आप इनको मिलाएंगे, तब जाके ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा। ये कहलाता है टोटल सिंथेसिस, जिसमें टोटल मेहनत आपकी है, टोटल मेहनत
आपकी है टोटल सिंथेसिस, ये है। क्लियर हो गई बात। और ये पार्शियल सिंथेसिस के अंदर रेडीमेड मॉलिक्यूल सिंपल आपको मिले हुए थे, आपने बस उनको मिलाया है और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दिया। पार्शियल सिंथेसिस के अंदर टोटल मेहनत आपकी नहीं है, ठीक है, टोटल मेहनत आपकी नहीं है, इसीलिए इसको पार्शियल कहा जाता है, इनकम्प्लीट कहा जाता है, आपकी मेहनत पूरी नहीं है। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट मिल गया। अब इनकी डेफिनेशन वगैरह भी आप नोट कर लीजिए। नोट्स ले लेते हैं इसके। पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस, पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस, नोट कर लीजिए भाई। क्या है ये? 2 मेथड्स हैं। क्या है ये? 2 मेथड्स हैं, मतलब 2 तरीके हैं। मेथड्स मतलब तरीके हैं। अबाउट द क्रिएशन, अबाउट द क्रिएशन ऑफ complex molecule, complex molecule, ठीक है। पार्शियल सिंथेसिस, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पार्शियल सिंथेसिस, ठीक है भाई, मेकिंग ऑफ complex molecules, मेकिंग ऑफ complex molecules from already made simple molecules, from already made simple molecules। एग्जाम्पल इसकी ले लें। प्रोडक्शन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एक दवा है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। सूजन हो जाती है ना, सूजन, ज़ख़म की वजह से सूज जाता है कोई आपके जिस्म का हिस्सा, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन, सूजन। तो ये एक ऐसी दवा है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है, सूजन से बचाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है ये, ठीक है। क्या नाम है इसका? आइब्यूप्रोफेन, आइब्यूप्रोफेन, ये है वो दवा। ये किससे बनाई जा रही है? सिंपल मॉलिक्यूल इसका क्या है? फ्रॉम क्यूमीन, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, ध्यान से लिखिएगा। क्यूमीन, ये है वो सिंपल मॉलिक्यूल जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आइब्यूप्रोफेन जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेसिकली क्या है? एक ड्रग है, एक दवा है। किस काम आती है? एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है ये, ठीक है भाई। अब अगला सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए हाउ मतलब कैसे, क्या किया जाता है इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को मिलाते हुए इनके साथ, तो यहाँ पर 2 किस्म के मामलात होते हैं। क्यूमीन अंडरगो ऑक्सीडेशन, एक तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है इन मॉलिक्यूल्स को मिलाते हुए इनके साथ, ठीक है, एंड रीअरेंजमेंट, और तरतीब आप बदल देते हैं। रीअरेंजमेंट, तरतीब जो है इस क्यूमीन मॉलिक्यूल के अंदर, क्यूमीन सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तरतीब जो है बदल देते हैं, ठीक है भाई। तो ये 2 मामलात होते हैं। हाउ का भी आपने जवाब दे दिया कि आप इसमें क्यूमीन में कर क्या रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए ये बात। एक तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है इन क्यूमीन मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल्स के साथ, दूसरा इनकी रीअरेंजमेंट का मामला भी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। टोटल सिंथेसिस देख लें।
टोटल सिंथेसिस क्या है भाई? मेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मेकिंग ऑफ complex molecule, making of complex molecule from starting material, from starting materials। देखिए सिंपल मॉलिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या लिखा गया है कि यहाँ भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहे हैं, पार्शियल सिंथेसिस के अंदर भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहे हैं, लेकिन इसमें टोटल सिंथेसिस में जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है वो सिंपल मॉलिक्यूल से नहीं बन रहा, बल्कि उससे भी पीछे जाएं। वो स्टार्टिंग मटेरियल जिनको आप इस्तेमाल करके सिंपल मॉलिक्यूल बना रहे हैं, फिर सिंपल मॉलिक्यूल को मिला के कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। लंबा और पेचीदा मामला है, ठीक है भाई। ऑफन यूज्ड, अच्छा ये दोनों के दोनों तरीके साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट इस्तेमाल करते हैं अपनी लैब्स में, ये बात जहन में रखिएगा। क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि पार्शियल सिंथेसिस से आपको हासिल हो जाती हैं, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि पार्शियल सिंथेसिस से आपको हासिल नहीं होती, इसलिए फिर आपको लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, फिर आपको जो है वो टोटल सिंथेसिस की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है, तब जाके वो चीज़ आपको हासिल होती है। तो ऑफन यूज्ड, ये जो टोटल सिंथेसिस का मेथड है, ऑफन यूज्ड, ऑफन का मतलब अक्सर, अक्सर जो है इसका यूज़ होता है, किस में होता है? टू प्रोड्यूस नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स कि कोई ऐसी नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि लिविंग बॉडीज़ के अंदर बन रही है, आप उसको बाहर बनाना चाहते हैं, क्योंकि लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनती हैं ना, ये बात जहन में रखिएगा, बड़ा की पॉइंट बता रहा हूँ। जो लिविंग बॉडीज़ के अंदर प्रोडक्ट्स बनती हैं ना, वो बनती हैं टोटल सिंथेसिस से। जी, बड़ा कम्प्लेक्स मामला होता है आपके और हमारे वजूद के अंदर। ये जो हमारे जिस्म हैं, ये भी फैक्ट्रियाँ हैं ना, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस करके हमारी बॉडीज़ के अंदर या लिविंग बॉडीज़ के अंदर, प्लांट्स की बॉडीज़ के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो है जो प्रोडक्ट्स बनती हैं, वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। स्टार्टिंग मटेरियल से चीज़ें मिलती हैं, फिर उनसे सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर वो जुड़ते हैं तो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं। बड़ा लंबा प्रोसेस है, समझ में आ रही है बात आपको? तो कुछ प्रोडक्ट्स जो कि नेचुरली बनती हैं, लिविंग बॉडीज़ के अंदर बनती हैं, कुछ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लिविंग बॉडीज़ के अंदर बन रहे हैं, वो आप लैब में बनाना चाह रहे हैं, तो वो पार्शियल सिंथेसिस से नहीं बन पा रहे, आपको मजबूरन फिर टोटल सिंथेसिस की तरफ जाना पड़ेगा। कुछ ऐसी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड, जो अद्वियात बनाने वाली होते हैं, फार्मा का नाम सुना है ना, ये जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं, ये पैरासीटामोल, ब्रूफिन वगैरह जो आप नाम सुनते हैं, जो दवाएं आप इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? ये फार्मा इंडस्ट्री कहलाती है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स जो है, उनको बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स जो है, इनकी तैयारी में इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। ये अभी आपको पता चल गया कि टोटल सिंथेसिस आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं या फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स आप बनाना चाहते हैं। इसकी एग्जाम्पल नोट कर लें। एग्जाम्पल, एक ड्रग है, एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी कैंसर एक ड्रग है, इसका नाम है पैक्लीटैक्सेल। पैक्लीटैक्सेल, टैक्सोल इसको इन शॉर्ट कहा जाता है, टैक्सोल, ठीक है। तो ये जो है वो ये एंटी कैंसर ड्रग जो है, ये पैक्लीटैक्सेल, जिसको टैक्सोल कहा जाता है, ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये जो दवा है, ये साइंटिस्ट, ये नेचुरली भी बनती है, ठीक है, लेकिन ये जो है वो साइंटिस्ट लैब में तैयार करते हैं, और किस मेथड के ज़रिए करते हैं? टोटल सिंथेसिस के ज़रिए करते हैं, ठीक है भाई। चलें अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखें बुक के मुताबिक चलते हैं हम, बिल्कुल बुक के मुताबिक।
आपकी बुक में से अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक लाइन, एक टॉपिक जो है वो मैं छोड़ता नहीं हूँ, जो कुछ आपकी बुक के अंदर है सब कुछ। अब यहाँ पर आप देख लें, अगला ये पेज नंबर 62 से शुरू हुए हम, नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गई, पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस हो गया। अगले पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 63 पे, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये ब्रांच है बायोलॉजी की, ठीक है। बायोलॉजी में किसको स्टडी करते हैं? पता है आप लोगों को, लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखें ब्रांच है ना, ब्रांच है ना, एक दरख्त है आम का, उसकी ब्रांचेस हैं, उसकी शाखें हैं। तो ये जो दरख्त है आम का, इसकी जो शाखें हैं, शाखों पे क्या निकलेगा? आम का दरख्त है तो भाई शाखों पे आम ही निकलेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि एक शाख के ऊपर जो है सेब निकल रहा है, एक शाख के ऊपर जो है वो अंगूर निकल रहे हैं, एक शाख के ऊपर मैंगो निकल रहा है। ऐसा हो सकता है? नहीं। या ऐसा हो सकता है कि एक शाख के पत्ते जो है वो नीम जैसे हैं, दूसरी शाख के पत्ते जो हैं वो गोल हैं, तीसरी शाख के पत्ते जो है वो कोई दूसरे बैनियन ट्री जैसे हैं। क्या ऐसा है? नहीं। मतलब जैसा वो दरख्त है ना एज अ होल, उसकी ब्रांचेस भी आपको वैसी ही नज़र आएंगी। अगर हम बायोलॉजी की ब्रांच कह रहे हैं इसको, और बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी हम लिविंग थिंग्स को ही स्टडी करेंगे। लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से? वी टेक आउट वर्क, हम इनसे काम लेंगे। वी टेक आउट वर्क फ्रॉम लिविंग थिंग्स, फ्रॉम लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स से हम काम लेंगे कि वो हमारे लिए काम करें। आप लिविंग थिंग्स को, ख़ास तौर पे इसमें से किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को। है ना इंटरेस्टिंग बात? आप एक दवा बनाते हैं, ठीक है, आप एक दवा बनाते हैं लैब में, और कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करते हैं? आप मजबूर हैं टोटल सिंथेसिस के ज़रिए आप उस मेथड को यूज़ करते हैं। ये जो भी हमने कैंसर की दवा ही देखी है, देखिए ना, तो ये जो कैंसर की दवा है इसके लिए कितनी पेचीदगी है। टोटल सिंथेसिस से आप इसको बना रहे हैं, स्टार्टिंग मटेरियल से शुरू होंगे, फिर जाके जो है सिंपल मॉलिक्यूल बनाएंगे, फिर जाके जो है वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कैंसर की दवा का बनेगा। बड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर कोई बैक्टीरिया ये काम आपका कर दे, बैक्टीरिया ही ये काम आपका कर दे, अपने ही सेल के अंदर, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है ना, ये बैक्टीरिया अगर आपकी दवा बना दे तो आप तो बोलेंगे बड़ा मसला हल हो गया। लेकिन ये बैक्टीरिया आपकी दवा क्यों बनाएगा भाई? क्यों बनाएगा? आप इसको मजबूर कर देंगे, आप इसको मजबूर कर देंगे। कैसे मजबूर कर देंगे? क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, इसमें न्यूक्लियस भी मौजूद है। न्यूक्लियस, खैर इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये प्रोकैरियोट है तो न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए इसका जेनेटिक मटेरियल मैंने यहाँ पर बखेर दिया है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये किससे मिलके बना है? डीएनए से। डीएनए में आगे क्या है? क्रोमोसोम्स, जीन्स। तो जीन्स हैं असल में बेसिकली जो कि ये काम कर रहे हैं। इसके छोटे से वजूद के जितने मामलात हैं कि इस छोटे से सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, किस सेल ऑर्गेनेल को क्या काम करना है, किस सेल ऑर्गेनेल को क्या काम करना है, या फिर इस बैक्टीरिया को कैसा दिखना है, कैसा नहीं दिखना, हर चीज़ इसके ज़ाहिरी खदोखाल, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी ज़ाहिरी खसूसियात या इसकी बातिनी खसूसियात, सब की सब जो डिक्टेट करते हैं वो जीन्स करते हैं, जीन्स करते हैं। इन्हीं जीन्स में से आपने जीन्स को बताना है, जीन्स में थोड़ी सी तब्दीली कर देनी है। अब जीन्स को बताना है बैक्टीरिया के जीन्स को कि भाई तुम ऐसा करो, इसकी जीन्स में जब आप तब्दीली कर देंगे ना, तो इस तब्दीली में आपने कौन सा जीन लगा दिया? जीन में जीन लगा नहीं दिया, बल्कि जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, जीन में आपने चेंजेस कर दी। जीन एक किताब है जिसके अंदर हिदायत लिखी हुई हैं। जीन एक बुक है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि ये काम करने हैं। आपने इसकी उस बुक के अंदर जो जीन है
जीन जो बुक है इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आपने क्या किया, उन इंस्ट्रक्शंस को मिटा दिया और वहाँ पे क्या लिख दिया, आपने लिख दिया ये वाली दवा बना दो। अभी जो हमने कैंसर का देखा है, एक दवा जो है वो बनानी है अब आपने, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना है आपने, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये बैक्टीरिया जो है क्या, क्योंकि ये तो बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़ डिपेंड कर रही हैं जीन के ऊपर, जीन के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि भाई ये करना है, ये करना है, आपने उन इंस्ट्रक्शंस को मिटा के वहाँ ये लिख दिया कि भाई दवा बनानी है। अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया दवा बनाने लग जाएगा खुद ब खुद। क्यों? क्योंकि आपने उसकी किताब के अंदर इंस्ट्रक्शंस ही बदल दी भाई, ऑर्डर ही बदल दिया, हिदायत ही बदल दी कि भाई ये करना है। अब ये बैक्टीरिया बेचारा वही आपकी मतलूबा ड्रग जो है वो बनाता रहेगा, दवा बनाता रहेगा। फिर आपने क्या करना है, इस बैक्टीरिया के अंदर से अपनी वो दवा निकाल लेनी है। इंसुलिन जो है वो भी इसी तरह बनाई जाती है, और भी बहुत सारी, ये बहुत बड़ी दुनिया है बायोटेक्नोलॉजी। ये मेरा टॉपिक नहीं है अभी, ठीक है ना, इसलिए मैंने सिर्फ इसका ओवरव्यू दिया। तो आप बायोटेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, वी टेक आउट वर्क फ्रॉम लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स से हम अपना काम निकाल रहे हैं। समझ आ रही है बात आपको? और उनमें कौन से हैं, ख़ास तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें बैक्टीरिया के, यहाँ मैंने आपको छोटा सा अभी एक ओवरव्यू दिया है। आपकी मतलूबा दवा ये बना रहा है, ये सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है, ठीक है। बड़ा मज़े का टॉपिक है ये। बहरहाल तो ये जो दवा, ये जो मेडिसिन आपने इससे बनाई है, इसी मेडिसिन को हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कह रहे हैं ना, इसी मेडिसिन को हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कर रहे हैं। तो क्या ये प्रोडक्ट नहीं है? क्या ये प्रोडक्ट नहीं है? बिल्कुल प्रोडक्ट है। लेकिन ये प्रोडक्ट आपको अब किससे मिली है? क्या किसी साइंटिस्ट ने लैब में तैयार की है? नहीं, किसी साइंटिस्ट ने लैब में तो खैर तैयार की है, लेकिन साइंटिस्ट ने नहीं की। ये प्रोडक्ट जो आपके पास आई है, साइंटिस्ट ने तैयार नहीं की, बल्कि उसने तो सिर्फ इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस काम पे लगा दिया कि भाई अब तुम करो ये तैयारी, अब हमने तुमको इस काम पे लगा दिया है, तुम ही करते रहो। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं हमारी मार्केट के अंदर, ठीक है, बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ये बना के दे रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने इनको इन धंधों पे लगा दिया है, भाई तुम बनाओ। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये जो बायोलॉजी की ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर हम यही करते हैं, काम निकालते हैं अपना लिविंग थिंग्स से, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये, और हमें इनसे प्रोडक्ट्स मिलती हैं। वो प्रोडक्ट्स जो बायोटेक्नोलॉजी से मिलती हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहलाती हैं। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट मिल गया। अब इसकी चीदा चीदा बातें आप ज़रा नोट कर लें। डेफिनेशन अभी मैं बता चुका हूँ आपको, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इस पे बात हो गई। ठीक है, इसके यूजेस जो हैं, इसके यूजेस हैं फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, हेल्थ केयर, आपकी सेहत के लिए, एग्रीकल्चरल जेनेटिक इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा ये वर्ड, एग्रीकल्चरल जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका क्या मतलब है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एट्सेट्रा, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जाम्पल्स इसकी नोट कर लें। एग्जाम्पल्स, प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बाय यीस्ट। यीस्ट क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पता है? मैंने आपको बताया था ना, फंजाई की दो कैटेगरीज हैं। एक वो फंजाई है जो कि मल्टी सेलुलर है, आपको अपनी आँख से नज़र आता है। दूसरा फंजाई वो है जो कि यूनिसेलुलर है। तो यीस्ट जो है उन यूनिसेलुलर फंजाई में से एक कैटेगरी यीस्ट की होती है। समझ में आ गई बात आपको? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये यीस्ट जो है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
ये तैयार कर रहा है, क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये यीस्ट जो है ये इथाइल अल्कोहल तैयार करके दे रहा है। अब आपको कैसे तैयार करके दे रहा है, खैर ये भी हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये यीस्ट जो है ये इथाइल अल्कोहल आपको तैयार करके दे रहा है, जो कि क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। ठीक है भाई। और ये जो प्रोसेस है इथाइल अल्कोहल की प्रोडक्शन का विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। नोट्स में डाल लो, फर्मेंटेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है। और ये यीस्ट जो है, ये जो आपको ये बना के दे रहा है इथाइल अल्कोहल, ये यीस्ट का यूनिसेलुलर है। सपोज करें यीस्ट है, इसके अंदर एंजाइम्स हैं। तो यीस्ट, अगर हम ये कह रहे हैं कि यीस्ट जो है ये इथाइल अल्कोहल बना रहा है, तो यीस्ट खुद थोड़ी ना बना रहा है, किसकी मदद से बना रहा है भाई, ये जो स्पेशल प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद हैं, एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये एंजाइम्स ये काम कर रहे हैं कि आपको इथाइल अल्कोहल जो है वो बना के दे रहे हैं। ठीक है। इस प्रोसेस का क्या नाम है, फर्मेंटेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। इसमें जो वर्कर हैं, काम करने वाले हैं बेसिकली, वो क्या हैं, एंजाइम्स ऑफ यीस्ट, एंजाइम्स ऑफ यीस्ट। ठीक है भाई। ये भी हो गया हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है, ये वाला टॉपिक भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब है हमारे पास कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसमें ख़ास तौर पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ज़रा इसको भी देख लीजिए। कोल as a source of organic compounds, coal as a source of organic compounds। सोर्स का क्या मतलब है, ज़रिया। ज़रिया, हम कहते हैं ना आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी ज़राए आमदनी क्या है, आपकी आमदनी का ज़रिया क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी आमदनी का ज़रिया क्या है। ठीक है, मतलब आपकी आमदनी कहाँ से आ रही है। तो इसी तरह कोल क्या है, कोल जो है एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कोल से, कोयले से हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हम कोल से, कोयले से हासिल कर सकते हैं। ठीक है। पहले कोल का इंट्रोडक्शन है छोटा सा, पहले आ चुका है वैसे, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए। इसके यूजेस जो है वो बताए गए हैं। ख़ास तौर पे कोयले का इस्तेमाल आप जो है वो दो कैटेगरी में कर रहे हैं। एक तो कोयले का इस्तेमाल पावर जनरेशन, बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा यूज़ जो है वो कोयले का सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि इस कोयले से आप बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हासिल कर रहे हैं। तो ये सोर्स है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। जैसे असली घी है, ये घी, असली घी, देसी घी जो है, बटर है, मक्खन है, क्रीम है, ये तीन चीज़ें अगर आप ले लें, इन तीनों की सोर्स क्या है, आप बोलेंगे मिल्क है। मिल्क है भाई, मिल्क से ही हासिल होता है ना आपको असली घी भी, बटर भी, क्रीम भी, मलाई भी, इसी से हासिल होता है आपको, मिल्क से। तो इनका सोर्स क्या है, इनका ज़रिया क्या है, ये है। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हम कोल से हासिल करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो कोल के दो यूजेस हो गए, एक तो कोल पावर जनरेशन में, बिजली बनाने में इस्तेमाल हो रहा है कोयले का, दूसरा सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इससे हासिल करते हैं। अब यहाँ पर कैसे हासिल करते हैं, हाउ टू ऑब्टेन
अब हम कह रहे हैं कि कोयले से हम बहुत सारे दूसरे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं, तो अगला सवाल हाउ टू ऑब्टेन, कैसे हासिल करते हैं। तो इसके लिए एक मेथड है, एक तरीका है, और इस तरीके का नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ये है वो मेथड जिसके ज़रिए हम कोल से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं, क्या नाम देंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम करने जा रहे हैं। और भी चीज़ों की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, और भी चीज़ों की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है। अभी हम कोल की जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने जा रहे हैं, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है क्या? ठीक है, आप कहेंगे सर मेथड है जिसकी मदद से हम कोयले से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये मेथड में कैसे होता है? ये मेथड ये बार बार आता है। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होता है। तो पहले आप इस डिस्टिलेशन को समझ लें, ये डिस्टिलेशन क्या होता है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो फिर आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि कोयले से हम जो है वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हासिल कर रहे हैं वो कैसे हासिल कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आप कर रहे हैं। डिस्टिलेशन वर्ड का मतलब होता है सेपरेशन, अलग अलग कर देना, सेपरेशन। ठीक है, सेपरेट कर देना। किसको सेपरेट कर देना, किसको अलग अलग कर देना? कंपोनेंट सब्सटेंसेस को, ऐसे कंपोनेंट किसको कहते हैं? कंपोनेंट मतलब पार्ट, हिस्सा। ये जो भी मैंने आपको मिसाल दी है किसकी, जो मिल्क से आपने, ठीक है, देसी घी जो है वो हासिल कर रहे हैं, देसी घी जो आप हासिल कर रहे हैं दूध से, आप जो है वो बटर, मक्खन जो है वो हासिल कर रहे हैं आप मिल्क से, आप जो है क्रीम जो है वो आप हासिल कर रहे हैं मिल्क से। आप मुझे एक बात ज़रा सोच के बताइएगा, जब आप दूध से ये देसी घी अलग कर लेते हैं, बटर अलग कर लेते हैं, क्रीम अलग कर लेते हैं, तो दूध ख़त्म हो जाता है या अभी भी वैसे ही रहता है? आप बोलेंगे सर अजीब बेवकूफ़ों वाला सवाल है। अजीब बेवकूफ़ों वाला सवाल है, क्या बात है? मतलब हम जो है वो 5 किलो का भगोना हमने लिया हुआ है, उसमें हमने दूध डाला हुआ है, उस दूध से हम घी निकाल रहे हैं, उससे मक्खन निकाल रहे हैं, उससे क्रीम निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो 5 किलो जो दूध है वो तो ख़त्म हो गया। 5 किलो जो दूध है वो तो ख़त्म हो गया। हमने उससे देसी घी, मक्खन और क्रीम अलग कर ली। नहीं, आपने अलग नहीं की, इसको थोड़ा सा चेंज करें, आपने अलग नहीं की। अगर मैं कहूँ कि इसी देसी घी को, इसी मक्खन को और इसी क्रीम को आप दोबारा मिला दें तो क्या बन जाएगा? 5 किलो दूध बन जाएगा, है कि नहीं? ऐसी बात है ना। अब 5 किलो दूध नहीं है, अब आपके पास 3 चीज़ें हैं, देसी घी है, मक्खन है, क्रीम है, और जब आप इन तीनों चीज़ों को दोबारा मिला देते हैं तो अब आपको क्या मिल जाता है? ये तीनों चीज़ें गायब हो जाती हैं, दूध मिल जाता है। सोचिए ज़रा इस बात के ऊपर। इसका मतलब ये हिस्से थे, असल में ये हिस्से थे किसके? ये पार्ट्स से, ये सेगमेंट्स से, ये कंपोनेंट्स से, किसके? इस मिल्क के, इस दूध के कंपोनेंट थे। जब आप इनको अलग कर दिया तो दूध का वजूद ख़त्म, आप इनको जोड़ दें
दूध बन जाएगा दोबारा। एग्जैक्टली यहाँ पर आप क्या करने जा रहे हैं, कोयला जो कोल है ये क्या है, ये मिक्सचर है। जैसे कि ये दूध जो है ये भी एक तरह से मिक्सचर ही तो है, मिक्सचर ही है ना दूध, देसी घी का, बटर का, क्रीम का, मिक्सचर ही तो है दूध। इसी तरह कोयला जो है ये भी मिक्सचर है, कोयला जो ज़मीन से निकलता है ये भी मिक्सचर है। इसके अंदर भी चीज़ें छुपी हुई हैं, हमें उन चीज़ों को निकालना है, हमें उन चीज़ों को निकालना है। और वो सारी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट सब्सटेंसेस। हमें उन्हें क्या करना है, सेपरेट करना है। डिस्टिलेशन का मतलब ही ये होता है कि कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। वो कंपोनेंट, वो हिस्से, वो पार्ट्स जो कि मिलते हैं तो कोई एक वजूद बनता है। जैसे इसके कंपोनेंट, ये कैप है, ये आगे निब लगी हुई है, अंदर रिफिल है, ये इसके कंपोनेंट है, इनको अलग करने, मार्कर ख़त्म। और जब इनको मिला देंगे आप, मार्कर बन जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर भी है, कोल ऐसा मिक्सचर है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। डिस्टिलेशन का मतलब ही होता है सेपरेट, अलग अलग कर देना कंपोनेंट्स को। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई, क्योंकि ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना ज़रूरी है। अब ये अलग करने के, अगर कोई सॉलिड चीज़ है, क्योंकि कोल जो है वो सॉलिड चीज़ है, तो सॉलिड चीज़ जैसे कि कोल है, उसके लिए जो डिस्टिलेशन आप यूज़ करेंगे, उसके लिए जो सेपरेशन मेथड आप यूज़ करेंगे, उसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और अगर कोई लिक्विड चीज़ है, कोई लिक्विड चीज़ है, जैसे कि क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, ये ज़मीन से जो तेल निकलता है ना, क्रूड ऑयल, क्या ये क्रूड ऑयल लिक्विड नहीं है? इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये क्रूड ऑयल भी मिक्सचर है। क्रूड ऑयल भी क्या है, ये भी मिक्सचर है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मजमुआ है जी ये क्रूड ऑयल। ब्लैक कलर का गाढ़ा तेल जो ज़मीन से निकलता है ना, और इसका एक कंपोनेंट हमारे पास क्या है, ये मिक्सचर में से एक चीज़ हमारे पास क्या है, गैसोलीन। वही पेट्रोल जो कि आप अपनी बाइक्स में डलवाते हैं, अपनी कारों में डलवाते हैं, वही पेट्रोल, ठीक है, जो आप अपनी बाइक्स में डलवाते हैं, कारों में डलवाते हैं, ये गैसोलीन इस क्रूड ऑयल का एक हिस्सा है, सिर्फ एक। अभी और बहुत सारे चीज़ें इसमें पड़ी हैं क्रूड ऑयल के अंदर जो ज़मीन से निकल रहा है ना, हज़ारों किस्मों के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी इसमें पड़े हुए हैं। हज़ारों किस्मों के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से सिर्फ अभी एक की बात बोली है मैंने, गैसोलीन की। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्रूड ऑयल में से अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, डिस्टिल्ड करना है। लेकिन क्योंकि ये क्रूड ऑयल जो है वो लिक्विड है, इसलिए ये डिस्टिलेशन जो है वो कहलाएगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की और भी टाइप्स हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन भी होता है, और बहुत सारी टाइप्स डिस्टिलेशन की और भी हैं। ठीक है भाई, तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया अब आपको। जब हम कह रहे हैं कि कोल जो है सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कोल से हमें बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो मिलते हैं, तो हम उनको अलग अलग कैसे करें, कोल में से कैसे उनको सेपरेट करें, तो उसके लिए मेथड कौन सा है, डिस्टिलेशन का। और क्योंकि कोल जो है सॉलिड है, इसलिए ये डिस्टिलेशन कहलाएगी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब इसमें होगा क्या, इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ, नोट्स ले लें अब। ये तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, अब इसके नोट्स ले लें। क्या कर रहे हैं आप, नोट करते जाइए। प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसके प्रोसेस में हीटिंग कोल, हीटिंग कोल, कोयले को जो है वो आपको हीटअप करना पड़ेगा, बर्न नहीं करना है, जलाना नहीं है उसको, ये बात जहन में रखें। माचिस की तीली दिखा के आग नहीं लगानी कोयले को, नहीं 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 भाई, आपने हीटअप करना है, उसको गर्म करना है। जैसे माइक्रोवेव ओवन में चीज़ें गर्म हो जाती हैं ना, ऐसे ही आपने कोयले को क्या करना है, आपने हीटअप करना है। हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस की एब्सेंस में। टू सेपरेट it into component substances, to separate it into component substances। यहाँ इट से क्या मतलब है मेरा, कोल में से जो है वो कोल को आपने सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, ठीक है। किस में कोल को सेपरेट करना है, इनटू कंपोनेंट सब्सटेंसेस। ये कंपोनेंट सब्सटेंसेस कौन से, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टेम्परेचर जो है वो आपको कितना देना है, टेम्परेचर जो है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक देना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप कोयले का एक पीस, आपने ये कोयला है, ठीक है, ये कोल है, इसको आपने अवन में रख दिया है, अब आप इसको हीट अप कर रहे हैं, तो टेम्परेचर जो है वो जैसे ही 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा, इस कोयले में से कोई एक कंपोनेंट अलग हो जाएगा। सपोज़ ये मिक्सचर है ना कोयला बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, सपोज़ करते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ए कंपोनेंट, ए ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग हो जाएगा इसमें से। फिर क्या, 410 डिग्री सेंटीग्रेड पे बी कंपाउंड इसमें से अलग हो जाएगा। 450 डिग्री के ऊपर जो है वो सी कंपाउंड अलग हो जाएगा। 452 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डी कंपाउंड अलग हो जाएगा। इसी तरह आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, इस ये कोयला जो है वो अलग होता जाएगा, इसके कंपोनेंट अलग होते चले जाएंगे, और ये जो कंपोनेंट हैं असल में यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि अलग हो रहे हैं। कब तक अलग होते रहेंगे ये, 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोयले में से सारी चीज़ें निकल के बाहर आ जाएंगी, कोयला बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी, जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो कि सॉलिड होंगी, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो कि सॉलिड होंगे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो कि लिक्विड्स होंगे, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो कि गैसेस होंगे। यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब आप कोल की कर रहे हैं तो इससे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं वो आपको 3 स्टेट्स में मिल रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो सॉलिड्स होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो लिक्विड्स होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिसमें गैसेस होंगे। यानी कि आप अल्लाह ताला की शान देखिए कि एक चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने कोयले के अंदर कितनी सारी चीज़ों का इज्तमा कर दिया। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर इन दिस सिंगल एंटिटी दैट इज कॉल्ड कोल। सॉलिड है तो सॉलिड की वैरायटी है इसके अंदर, लिक्विड की भी वैरायटी इसके अंदर है, गैसेस की भी वैरायटी इसके अंदर है, ठीक है। और कौन कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि कुछ सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ गैस हैं। नंबर 1 कोक, ये सॉलिड है, इनकी डिटेल अभी देखते हैं। कोल तार, कोल गैसेस, अमोनिया लिक्वर। अब इसकी तफसील जो है मैं आपको बता देता हूँ 1 बाय 1, इन चारों की तफसील। ठीक है भाई, कोक को देख लें पहले आप। कोक जो ग्रेइश ब्लैक हार्ड सॉलिड है, ग्रेइश ब्लैक हार्ड सॉलिड है ये, ठीक है भाई। नंबर 2 कौन सा पॉइंट है, 98 से लेके
99% जो है ये कार्बन होता है, ठीक है। 98 से 99% ये कार्बन होता है। किस में इस्तेमाल किया जाता है इस कोक को? जलाने के लिए फ्यूल की हैसियत से और रिड्यूसिंग एजेंट की हैसियत से, रिड्यूसिंग एजेंट की हैसियत से, ठीक है भाई। नंबर 2, कोल तार। कोल तार लिक्विड है, थिक ब्लैक लिक्विड, थिक ब्लैक लिक्विड है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये, क्योंकि ये देखें लिक्विड है। अभी मैंने आपको डिस्टिलेशन की 2 टाइप बताई, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये जो लिक्विड है इससे मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे आपको जी। ये जो जिसको हम कोल तार कह रहे हैं, ये थिक ब्लैक लिक्विड है, इसकी अब आप क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इस लिक्विड से आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? गिव्स ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिस कोल तार गिव्स, ये क्या देगा आपको? बेंजीन देगा, बेंजीन देगा, टॉलिन देगा, और क्या मिलेगा आपको? ज़ाइलिन आपको मिलेगा। देखें कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इससे आपको मिल रहे हैं। नेप्थलीन आपको इससे मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको? फिनोल जो है वो आपको मिलेगा, एटसेट्रा, फिनोल एटसेट्रा, और भी हैं बहुत सारे, ठीक है। अब चलते हैं कोल गैस की तरफ। दो हो गए। कोल गैस। अच्छा, ये क्या है? ये मिक्सचर है जी। ये गैस का पोर्शन है जो कि आपको कोयले से मिल रहा है, ये भी मिक्सचर है असल में मुख्तलिफ गैसेस का, ठीक है। ये क्या है? मिक्सचर ऑफ मीथेन CH4, मीथेन गैस का, एंड वाटर गैस, एंड वाटर गैस। और ये वाटर गैस जो है ये भी असल में क्या है? मिक्सचर है। ये भी क्या है? मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर से मज़ीद मिक्सचर्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। ये जो कोल गैस है ये हाईली फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल है, बड़ी तेज़ी से आग भड़क उठती है इसके अंदर, ठीक है भाई। इसका यूज़ जो है वो आप कहाँ कर रहे हैं? इसका यूज़ कर रहे हैं आप हीटिंग पर्पस के लिए। और स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स, उनको हम म्यूनिसिपल लाइटिंग भी कहते हैं। स्ट्रीट लाइट्स कह लें आप, या फिर म्यूनिसिपल लाइटिंग आप कह लें, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अमोनिया लिक्वर, अमोनिया लिक्वर। अमोनिया लिक्वर क्या है? ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ अमोनियम कंपाउंड्स, अमोनियम कंपाउंड्स, अमोनियम कंपाउंड्स एंड लिक्विड अमोनिया, एंड लिक्विड अमोनिया। किससे हासिल होता है ये आपको? अब कोयला जो है उसकी कौन सी टाइप्स है? कोयले की भी 4 टाइप्स आपने देखी है ना, पीट है, लिग्नाइट है, बिट्यूमिनस है, एंथ्रासाइट है। कौन सा कोल है? ये सारे कोल से आपको नहीं मिलेगा, याद रहे। ये बिट्यूमिनस कोल है, सिर्फ उसी से आपको मिलता है। ये बिट्यूमिनस कोल जो है ये सिर्फ उसी से आपको मिलता है।
ठीक है भाई, रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम वाला जो टॉपिक है वो रह गया, क्योंकि मैं भी थक गया अभी, पता नहीं घंटे की तो वीडियो हो गई या घंटे से ऊपर की। बहरहाल रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम जो है ये अगली पार्ट 3 में हम देख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कैटिनेशन, नॉन आयोनिक नेचर, सॉल्युबिलिटी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्लेमेबिलिटी, रिएक्टिविटी, आइसोमेरिज्म, पॉलीमरिज्म, इसको भी हम अगले पार्ट में देखेंगे। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको भी। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।